नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। मैं हूं विष्णु मोहन और हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आज आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से और भूपेश शर्मा है टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ। सोने और चांदी में आज अच्छी रिकवरी दिख रही थी, लेकिन वो तेजी अब थोड़ी कम हुई है, लेकिन तेजी अभी भी बरकरार है। 1,21,500 के ऊपर सोना है, चांदी 1,49,000 रुपए के ऊपर है। लेकिन अब आगे यहाँ से किस तरह की चाल रह सकती है, रवि जी आप बताइए। सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं, 1,21,500 के आसपास है इस हफ्ते का दायरा। अब क्या देख रहे हैं आप यहाँ से? जर से वैसे देखे तो ये हफ्ते में डेटा काफी होते हैं। मींस पर्टिकुलर फर्स्ट वीक काफी अहम होता है कमोडिटीज के लिहाज से, बट ये शटडाउन की वजह से कोई भी डेटा स्केड्यूल नहीं इम्पोर्टेंट, तो आई थिंक हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। मींस ये वेंसडे को जो कोर मींस के जो एडीपी नॉन फार्म के डेटा आएंगे उसके ऊपर मार्केट का टोटल फोकस होगा, बट अभी लग रहा है कि ओवरऑल कंसोलिडेशन होगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफी फ्लैटिश है। बट जो वेट का चाइना ने जो अपना डिसीजन चेंज किया, इस हिसाब से कुछ इम्पैक्ट आना था और हायर लेवल से हिसाब से रेजिस्टेंस है। बट मुझे लग रहा है कि ओवरऑल 1,21,000 का लेवल है वो सपोर्ट के दौर पे काम करेगा और अपर साइड 1,22,200 1,22,400 के आसपास प्लेसमेंट लेवल है। तो टिल वेंसडे आई थिंक ये जब तक एडीबी नॉन फॉर्म नहीं आते तब तक ये रेंज रहेगी, और उसके बाद मेरे हिसाब से जो नई पॉलिसी आनी है वो डायरेक्ट दिसंबर में आनी है, और दिसंबर की पॉलिसी के पहले और एक टाइम है जहां पे डेटा रिलीज हो गए। तो मेरे हिसाब से ये वीक में डेटा का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे थोड़ी वोलेटिलिटी दिख सकती है। हायर लेवल से डॉलर इंडेक्स की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कैप रखेगी प्राइसेस की तेजी को। तो मुझे लग रहा है कि दायरे का व्यापार होगा, और ट्रेडर्स के लिए पॉजिटिव है कि दोनों साइड के आप ट्रेड ले सकते हो। इनिशियल कोई ट्रेड लेना है 1,21,400 के करीब गोल्ड को बाई करें, स्टॉप लॉस 1,21,120 का लगाए, एंड जो टारगेट है 1,22,100 तक देखने को मिल सकता है, वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ओके, चलिए हमारे साथ भूपेश जी भी है और साथ ही प्रथमेश जी भी है। भूपेश जी आप बताइए, आज आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड में जो ट्रेड करना चाहते हैं? आज शाम के सत्र के लिए क्या कॉल है, किस साइड ट्रेड लेना चाहिए? जी नमस्कार सर। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि गोल्ड में कहीं भी बाजार 1,21,450 से 500 के बीच में मिलता है, या 1,21,450 से 350 के बीच में मिलता है, तो इसमें 1,21,100 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें अपसाइड के लेवल 1,21,850 22,050 के रहेंगे। आप बताइए प्रथमेश जी, आपकी राय गोल्ड पर क्या रेंज देख रहे हैं और आज किस साइड ट्रेड लें गोल्ड में? वैसे तो फ्रेश ट्रिगर्स मिसिंग है यहाँ पे, तो आप मेरे ख्याल से दोनों साइड पे ट्रेड बनता है, बट फिलहाल के लिए 1,21,500 का भाव चल रहा है। अगर आपको शाम के ट्रेडिंग सेशन में 1,21,800 मिलता है ऊपर के भाव में, तो वहां पे बेचना चाहिए। 1,22,200 का स्टॉप रखना चाहिए। नीचे में टारगेट 1,20,900 का रहेगा। एक खबर भी है, चीन में सोने पर दी जाने वाली जो टैक्स छूट है उसे खत्म कर दिया गया था। हालांकि वीकेंड के दौरान ही ये खबर आई थी, लेकिन ये ग्लोबल मार्केट के लिहाज से ये क्या खबर है कि चाइना के इसके पीछे मंशा क्या है? क्यों वो चाह रहा है कि रिटेल में यहाँ पे दाम बढ़े, कंज्यूमर्स की डिमांड कम हो और साथ ही इन्वेस्टमेंट बाइंग ज़्यादा हो, बाहर की डिमांड ज़्यादा हो? ये इसी को हम रवि जी से समझते हैं। रवि जी, चीन दुनिया का लीडिंग कंज्यूमर है और इस कदम से आपको क्या लग रहा है, क्या असर होगा ग्लोबल मार्केट के लिहाज से, कैसे देखते हैं आपको? जब से ये जो डिसीजन लिया गया है वो राइट टाइम पे लिया गया है, क्योंकि चाइना ऑलवेज जो पॉलिसी उसके होती है थोड़ी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच से होती है। क्योंकि दिसंबर एंड जनवरी में चाइना में पूरे साल की जो डिमांड है उससे सबसे हाईएस्ट डिमांड ये दोनों मंथ में होते हैं बिफोर लूनर फेस्टिविटी। यहाँ पे नवंबर में होलसेल बाइंग काफी अच्छी होती है, नवंबर से दिसंबर तक, एंड जनवरी से यहाँ पे रिटेल बाइंग स्टार्ट होती है। तो उसके पहले जो प्राइस चल रहे हैं, तो हिसाब से वहां की गवर्नमेंट को जो हिसाब से डिमांड है, तो शायद वो प्रिवेंट करना चाहते हैं कस्टमर को कि जितना मीन्स के वो बाइंग करे वो अपने लिए ही करे, क्योंकि जहाँ पे वेट की जो रिलीफ मिलती थी, इससे जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है वहां पे जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेते थे, एंड ज्वेलरी में जो लोग मीन्स के पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते थे, उसको डिस्करेज करने के लिए डिसीजन लिया गया है। मेरे हिसाब से अच्छा एंड फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन है।
क्योंकि फेस्टिविटी के पहले डिसीजन के हिसाब से अगर ज्यादा मात्रा में लोग खरीदी ना करें तो उसके लिए अच्छा है। अदरवाइज क्योंकि चाइना ने जो भी मीन्स के स्टिमुलस दिया है या जो भी लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए मेजर्स लिए, वो सारा गोल्ड में फिक्स हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट को थोड़ा डर था। तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छा है। और क्लैरिफिकेशन भी आज दोपहर को मिनिस्ट्री ने दिया है कि जो भी मीन्स के ये डिसीजन लिया गया है, इससे रिटेल के ज्वेलरी प्राइस पे बहुत ज्यादा इम्पेक्ट नहीं होगा। बट जो बड़ी मात्रा में बाइंग करके होर्डिंग करते हैं और जो जो वेट के बेनिफिट के लिए ही ये ट्रेड करते हैं, इसके डिस्करेज करने के लिए डिसीजन लिया गया है। तो मेरे हिसाब से मैं चाइना के लिहाज से एक पॉजिटिव डिसीजन मानता हूँ। ग्लोबल लिहाज से कोई इम्पोर्टेंट पैरामीटर नहीं है, क्योंकि मीन्स के ग्लोबली इसका कुछ ज्यादा इम्पेक्ट होगा नहीं। ये जो भी इम्पेक्ट है और जो भी पॉलिसी डिसीजन है वो उसकी डोमेस्टिक डिसीजन है। तो हिसाब से डोमेस्टिक प्राइसेस में जरूर से मॉर्निंग में वोलेटिलिटी दिखी थी, बट इसका कोई भी असर ग्लोबल मार्केट में आता हुआ नहीं दिखा है। ठीक लिहाज से चाइना के लिहाज से एक बड़ी खबर हो सकती थी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह की हलचल नहीं देखने को मिली इस खबर से। लेकिन चीन को लेकर रवि जी एक और खबर ये आ रही है कि चीन ने चांदी को नेशनल सिक्योरिटी प्लान में शामिल कर दिया है। अब इसे सिर्फ कीमती धातु नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल सोर्स भी माना जाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम जानते हैं कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे और डिफेंस इक्विपमेंट में भी होता है। और चीन इन उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता भी है, इसलिए अब सिल्वर एनर्जी और रक्षा रणनीति का उनका हिस्सा होगा। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी प्लान में इसे शामिल किया गया है। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? ग्लोबल सिल्वर मार्केट पर इसका क्या असर होगा या इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा? आप कैसे देखते हैं रवि जी? जरूर से दो वीकेंड में बड़े डिसीजन आए। एक तो आपने राइटली पॉइंट आउट किया शंघाई का डिसीजन, दूसरा मेटल के लिए जो यूएस है उसने भी ये स्ट्रेटेजिक मेटल के हिसाब से कॉपर को शामिल किया है। और वो भी अभी मीन्स के अभी शटडाउन था, अदरवाइज जो शटडाउन नहीं होता यूएस में तो कॉपर में भी आज बड़ी रैली देखने को मिलती। बट वहां पे शटडाउन के हिसाब से अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट नहीं किए। उन्होंने कॉपर को सेम स्ट्रेटेजिक मेटल के हिसाब से दर्जा दिया है। मीन्स के धीरे धीरे यूएस गवर्नमेंट भी यहाँ पे होर्डिंग करेगी। ये दोनों चीज जो है वो पैरेलल है। चाइना मीन्स के सिल्वर में जो अपना सिक्योरिटी है वो चाहती है, क्योंकि उसका सिल्वर के ऊपर डिपेंडेंस एंड डोमिनेंस दोनों है। वहीं यूएस को कॉपर को जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो रहे, बार बार मीन्स के वो बार बार डिस्टर्ब हो रहे। तो वो चाहते हैं कि वो सिक्योर हो। तो दोनों अपने सिक्योरिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं। सेकंड क्या है कि एक ग्लोबल मेटल होर्डिंग वॉर चला है। ऐसा लग रहा है कि जो भी मेटल्स में या तो चाइना का डोमिनेंस है तो वहां पे यूएस को आना है, और जहाँ पे यूएस का डोमिनेंस है वहां पे चाइना को आना है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो मीन्स के वॉर चालू रहा तो आगे जाके मेटल की सप्लाई के रिलेटेड काफी कंसर्न्स हो गए। एंड सिल्वर तो वैसे भी देखे 5 साल से सप्लाई के इश्यू फेस कर रहे। मुझे लग रहा है कि जो चाइना अभी गोल्ड को छोड़कर अभी सिल्वर के पीछे है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि सिल्वर में कोई बड़ी मंदी नहीं होगी। और अगर 150 के ऊपर स्टेबल होता है तो आई थिंक यहाँ पे एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। और धीरे धीरे चाइना क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक कंट्री है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करेगा। पहले पता भी नहीं चलेगा मार्केट को कि उसने कितना होल्ड कर लिया, पर धीरे धीरे उसका बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मेटल्स में भी रैली हुई तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन हो सकती। ओके, तो ये एक अहम खबर आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की तैयारी चांदी को लेकर चल रही है, चांदी नहीं बाकी मेटल्स को लेकर भी यूएस और चाइना में होड़ लगी हुई है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिजर्व बनाया जाए। यही एक बड़ा सपोर्टिव फैक्टर है और चांदी को लेकर एक बड़ा फैक्टर है। भूपेश जी, आप इन न्यूज़ को कैसे देखते हैं? गोल्ड में जो टैक्स का नया नियम आया है चाइना में वो, और दूसरा चांदी को जो नेशनल सिक्योरिटी प्लान में शामिल किया गया है चीन में, इन दोनों खबर का ग्लोबल मार्केट में भाव के लिहाज से बताइए, भाव पर क्या असर होगा आगे चलकर? जी देखिए, अगर मैं भाव की बात करूं तो हम सामान्यतया बड़े चार्ट्स को जब देखते हैं, क्वार्टरली चार्ट देखें या मंथली चार्ट देखें, तो उससे एक बड़े ट्रेंड का पता चलता है। तो बड़े ट्रेंड पर अभी भी चांदी और सोने दोनों के बाजारों में अच्छी तेजी बनी हुई है, ट्रेंड इंटैक्ट है अभी तक। और मुझे लगता है कि ये जो एक फोमो बना हुआ था बाजार में दीपावली से पहले, और उसके कारण एक बाजार में एक अच्छा करेक्शन संभावित था, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। बाजारों में मैंने पुराने अनुभव में यही देखा है कि बाजार जब जब नीचे आते हैं इस तरीके से, तो बाजार नीचे आके कंसोलिडेट होकर और दोबारा फिर से फ्रेश हाई के आसपास जरूर से जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि बाजार ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुका है और यहाँ से हो सकता है कि और 2 से 5 दिन लग जाएं, परंतु अगर लेवल वाइज बात करें तो 151 के ऊपर चांदी निकलती है तो चांदी में फिर से बाजार 160 और 166 168 तक दोबारा जाते हुए दिखेगा। और वहीं सोने की बात करें तो सोना 24,500 के ऊपर ऊपर सस्टेन करेगा, तो इसमें 129 और 131 तक के भाव फिर से देखने को मिलने चाहिए। तो ओवरऑल बाजारों का ट्रेंड अभी भी बुलिश है। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रख के व्यापार करना चाहिए। जी सर। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से। आप भी एक टिक दे दीजिए प्रथमेश जी, आप कैसे इस मार्केट को रीड कर रहे हैं और चाइना में जो लगातार इस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं या यूएस में जैसा रवि जी कह रहे हैं, इसका ग्लोबल मार्केट पर और खास करके भारत के मार्केट में भाव के लिहाज से क्या देखते हैं, क्या कुछ हो सकता है आगे? आई थिंक जब जब पॉलिसी चेंजेस हुआ है इंडिया में भी, अगर आप बात करें, टैरिफ रिविजन्स होते हैं या इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन्स होते हैं, इनिशियल हिकअप्स होते हैं, बट उसको लेकर स्ट्रक्चरली कोई भी डिमांड में चेंज नहीं होता है। हालांकि वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट शिपमेंट में चेंज होता है, ट्रेड थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। अभी यहाँ पे चाइना का कंपैरिजन अगर आप करें तो जो भी उन्होंने किया है पॉलिसी की तरफ से, इनिशियल ट्रेड हिकअप्स हो गए, बट स्ट्रक्चरली मेरे ख्याल से चाइना और इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का। तो स्ट्रक्चरली ओवरऑल गोल्ड के सिनेरियो में ना प्राइस के तौर पर ना डिमांड के तौर पर कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। सो अगर आप मुझे पूछ रहे हैं चाइना की इस पर्टिकुलर पॉलिसी इंपैक्ट का प्राइस पे कुछ फर्क पड़ेगा, तो कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये चाइना स्पेसिफिक इंटरनल कंट्री को लेकर उन्होंने ये स्पेसिफिक पॉलिसी डिसाइड करी है। और दूसरा आपका सवाल है यूएस और चाइना की तरफ जो रिजर्व पॉलिसीज है, जो हर मेटल को एक्यूमुलेट करना और कॉर्नर करने की इनकी जो स्ट्रैटेजी है, मेरे ख्याल से चाइना ये ऐसा पहली बार नहीं है जहां पे कोई भी मेटल को एज अ रिजर्व और स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजिक रिजर्व बोलकर बता रहा है। उन्होंने हर मेटल को कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट किया है। खाली इस बार उसको डेजिग्नेटेड टर्म्स में स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ रिजर्व्स में एक्यूमुलेट किया है। तो ग्लोबल मार्केट में इसका स्पेसिफिक इम्पैक्ट तो कोई नहीं दिख रहा है। अगर आप प्राइस पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकली पूछे तो जब तक मेरे ख्याल से चाइना की तरफ से पॉजिटिव डेटा सेट्स, यूएस की तरफ से शटडाउन का जो न्यूज़ है, ये जैसे ही अगर खत्म होता है, कुछ अच्छा आता है, तो मेरे ख्याल से आपको कॉपर में एक मोमेंटम दिखेगा। बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से मेटल्स में थोड़ा सा रुकावट रहेगा और मेरे ख्याल से न्यूज़ ड्रिवन बाजार रहेगा आने वाले समय में। और क्लियरली चाइना, यूएस, इंडिया, ये सारे इन इन कंट्रीज के डिटर्मिनेंट्स होंगे कि यहाँ से सारे मेटल्स के भाव कैसे रहेंगे। तो देखने में बड़ी इकॉनमी है, वहाँ पे डिमांड का स्केल काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर वहाँ पर किसी भी तरह के पॉलिसी बदलाव होते हैं और जिस तरह के प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी चल रही है पूरी दुनिया में और इन बड़ी इकॉनमी की तरफ से, डेफिनेटली इसका फ़ायदा मेटल्स को मिलेगा। लोग जो 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 देश हैं ये अपना रिजर्व बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब अपने दर्शकों को जोड़ते हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल हैं। पहले दर्शक है चमन है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। दुकानदार को 24 कैरेट सोना बेचने में कितना मेकिंग चार्ज लगाता है एक दुकानदार? हालांकि ये आपके प्रोडक्ट पे निर्भर करेगा कि आप क्या खरीदने जा रहे हैं। अगर आप बार या कॉइन खरीदते हैं 1-2% से ज़्यादा का मेकिंग चार्ज आपसे नहीं वसूला जाएगा। वहीं अगर ज्वेलरी होगी तो ये 5 से 30% तक वैरी करती है आपके ज्वेलरी के डिज़ाइन के ऊपर भी। और साथ ही ब्रांड में अगर आप जाएंगे बड़े ब्रांड के साथ तो उनका मेकिंग एक स्टैंडर्ड चार्ज होता है जहां पे आपको 20 से 30% तक भी मेकिंग चार्ज वसूला जा सकता है। इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे रवि जी? आपका अनुभव क्या कहता है? 24 कैरेट में हालांकि ज्वेलरी उतनी बनती नहीं है, बहुत कम इलाके हैं जहां पे 24 कैरेट की ज्वेलरी बनती है। आप क्या ऐड करेंगे सर इनको? 24 कैरेट में कोई भी ज्वेलरी पॉसिबल ही नहीं। 24 कैरेट में जो बनते हो बार या कॉइन्स बनते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग बाई करते हैं, जिसका आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जिसका मेकिंग चार्ज है वो मैक्सिमम मीन्स के कॉइन इंक्लूड कर ले या बैंक्स काफी हायर चार्ज करते हैं तो भी उसका मेकिंग चार्ज है वो 3% से कभी ज्यादा नहीं होता। मीन्स के 1 से लेकर 3% के बिटवीन ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू मीन्स के आप जितना ज्यादा वेट लेंगे। लाइक आपने अगर 10 ग्राम का कोई सिक्का लिया या 10 ग्राम 8 ग्राम की गिनी ली, 1 ग्राम का कोई पेटल लिया, या तो इस हिसाब से जैसे आपके क्वांटिटी बढ़ेगी, लाइक आप 1 kg का बार लोगे तो आपका वहां पे कॉस्ट कम होगा। तो इस हिसाब से कॉस्ट वेरी करेगा कितनी क्वांटिटी में आप वहां पे बाय करते हो। जितनी क्वांटिटी में सिंगल आप ज्यादा बाय करोगे उतना चार्ज कम लगेगा।
बिल्कुल सही बात है। और 24 कैरेट बहुत ही कम इलाके हैं देश के जहाँ पे ज्वेलरी बनाती हैं, क्योंकि बहुत ही फ्रेजाइल हो जाता है। अगर 24 कैरेट की ज्वेलरी बनाएगी, अगर उसमें कुछ और अलॉय मिक्स नहीं किया जाएगा तो उसके टूटने की संभावनाएं होती है। हालांकि केरल में, महाराष्ट्र के भी कुछ एरिया है जहाँ पे 24 कैरेट की ज्वेलरी बहुत कम स्केल पे बनती है। ज़्यादा 22 कैरेट और 18 कैरेट, ये सबसे ज़्यादा ज्वेलरी में ये इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे 22 कैरेट में करीब 8-9% के आसपास दूसरे मेटल्स को मिक्स किया जाता है और 18 कैरेट में 25% बाकी चांदी या कॉपर को मिक्स किया जाता है, ताकि वो ठोस बना रहे, मजबूत बना रहे, इसलिए इस तरह की मिक्सिंग होती है। तो 22 और 18 कैरेट की ज्वेलरी बनती है आमतौर पर। अगले दर्शक हमारे साथ भावेश माहेश्वरी हैं MP से। आज सोने चांदी में क्या करना चाहिए, आप बताइए प्रथमेश जी। आज गोल्ड सिल्वर में क्या करना चाहिए इनको? भावेश जी को दोनों ही काउंटर पर राय दे दीजिए। गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,21,800 के करीब बेचना चाहिए। 1,22,200 का स्टॉप रखना चाहिए। नीचे में टारगेट 1,20,900 के रखने चाहिए। सिल्वर में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,49,200 एंट्री पॉइंट, 1,49,700 स्टॉप लॉस, नीचे में टारगेट 1,48,200। तो ये दोनों कॉल आपके स्क्रीन पर है, दोनों में सेल कॉल है प्रथमेश जी के। टारगेट, एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस, ये तीनों लेवल आपको ध्यान में रखिएगा और बिना उन लेवल के एंट्री ना करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी राय लीजिएगा। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी बहुत सारे दर्शक हैं, उनके सवालों के जवाब देने हैं। जल्द लौटते हैं और सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। अब कुछ एग्री के दर्शकों के भी सवाल ले लेते हैं। दिनेश हैं नासिक महाराष्ट्र से। मौजूदा रेट पर कपास खली में क्या ट्रेंड दिख रहा है, बताइए भूपेश जी। कपास खली में को लेकर आपकी राय क्या है? दिनेश जी को क्या सलाह देंगे आज? जी, कपास खली एक दायरे में ट्रेड कर रहा है बाजार। अगर लंबे चार्ट देखें तो मुझे लगता है बाजार 2,880 से लेकर 2,980 3,000 के रेंज में पिछले 3 महीने से यही रेंज है बाजार की। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों के लिए भी यही रेंज संभावित रहेगी नीचे में, परंतु मेरा बायस इसमें खरीदारी की तरफ अधिक है। तो 2,900 से 2,880 के बीच में कहीं भी बाजार मिलता है तो लेकर बेचने की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 2,850 के नीचे का रहेगा। अपसाइड के जो टारगेट हैं वो 2,950 2,980 के संभावित रहेंगे। अगले दर्शक है रतन कोहली है, पश्चिम विहार दिल्ली से। इनका सवाल है गोल्ड ETF की कीमत भविष्य में कहां तक जाएगी? रवि जी बताइए, गोल्ड ETF को क्या राय आप दे रहे हैं? क्या अभी का मार्केट गोल्ड ETF के इन्वेस्टमेंट के लिए सही है? अभी का भाव वैसे देखें तो गोल्ड ETF में थोड़े प्राइसेस ड्यू टू दिस ड्यूटी डिफरेंशियल प्राइसेस में थोड़ा चेंज होता है, तो वो ध्यान रखें। एंड पर्टिकुलर आई थिंक गोल्ड ETF में जिस हिसाब से अभी ट्रेड चल रहा है, आज के जो मंथ के रेट थे वो करीबन 100 के करीब रेट निप्पॉन के बंद हुए थे। मेरे हिसाब से इसको आपको 90 से लेके 94 तक बाय करना है। ये बड़ा एक्यूमुलेशन रेंज है एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आगे जाके सपोर्ट है वो इंटेक रहेगा एंड अपसाइड में 121 तक के प्राइस की उम्मीद करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ETF में यहाँ से और 20% की तेजी आपको और पीरियड ऑफ टाइम दिखेगी। आज का प्राइस 100 है, आज से स्टार्ट करें एंड एवरी 1 पॉइंट के डिप पे आप मीन्स के 10% तक क्वांटिटी ऐड करते रहें, तो आपका जो एवरेज बाइंग होगा वो 95 का आएगा और अपर साइड 120 121 आए तो वहां पे हम प्लेसमेंट कर सकते हैं। ओके। अगले दर्शक हमारे साथ कमलेश जैन है मुंबई से। अगली तिमाही के लिए सोने चांदी का नजरिया जानना चाह रहे हैं। अगली तिमाही के लिए प्रथमेश जी आप ट्रैक कर रहे हैं क्या आगे की तिमाही के लिए? यानी नेक्स्ट क्वार्टर, राइट? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वार्टर में देखिए, अगर ये वोलेटिलिटी चलती रहेगी, न्यूज फ्लो आता रहेगा, तो फिर गोल्ड मेरे ख्याल से 1,35,000 और सिल्वर वैसे ही 1,65,000। तो ये रेंज अपसाइड के लिए पॉसिबल है। अगर न्यूज फ्लो और वोलेटिलिटी नहीं रहती है तो गोल्ड में आपको नीचे वाला जोन जो है वो 1,10,000 और सिल्वर में 1,30,000। ओके। अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। भूपेश जी कॉपर पर क्या राय है? जी, कॉपर एक लंबे अरसे के बाद ब्रेकआउट लेकर ऊपर में सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है बाजार 3 अंकों में कभी भी मिलता है, मतलब 999 के आसपास या
995 में, तो ये एक बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी पोजिशनल इन्वेस्टिंग के हिसाब से, जिसका स्टॉप लॉस 982 के नीचे का रहेगा। अपसाइड की बात करें तो 1030 1065 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में बाजार हो सकता है आज काफी लैकलस्टर है, बाजार में वॉल्यूम भी, तो मुझे लगता है यहाँ 1010 से 1009 के बीच में खरीदारी करें, जिसका स्टॉप लॉस 1005 के नीचे का रहेगा। अपसाइड में 1014 1019 तक के लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। के अगले दर्शक हमारे साथ हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। नेचुरल गैस को लेकर क्या राय है प्रथमेश जी? नेचुरल गैस नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 375 के करीब बाय करना चाहिए। 371 का स्टॉप, टारगेट 384, स्टिक स्टॉप लॉस लगाए, अदरवाइज इस काउंटर में ट्रेड ही न करें। आप बताइए, हमारे अगले दर्शक को क्रूड पर राय है, हसमुख है अहमदाबाद से। क्रूड में क्या करना चाहिए रवि जी? ओपेक प्लस के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं सर? आज हायर लेवल से थोड़ा मुनाफा वसूली का ट्रेड आ चुका है। मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल पे बाय करना उचित रहेगा, क्योंकि मींस के आज मंडे है, तो मंडे वैसे भी फर्स्ट हाफ काफी लैकलस्टर होता है। तो मुझे लग रहा है कि जो डिसीजन लिया गया ओपेक प्लस से, तो वो शायद आगे जाके आउटलुक को थोड़ा इंप्रूव कर सकता है। हालांकि जो गोल्डमैन की राय थी, जेपी मॉर्गन की राय 60 के नीचे की थी, तो शायद आज प्राइसेस में कंसोलिडेशन हो, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 5380 एक अच्छा लेवल हो सकता है, बाय करें। स्टॉप लॉस 5330 का लगाए, 2 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रखे, 5520 तक के लेवल आ सकते हैं। गणपत राम है जोधपुर से, ग्वार में इस साल कितनी तेजी आ सकती है? 10 सेकंड का वक्त है भूपेश जी। ग्वार में ताबड़तोड़ तेजी की संभावना रहेगी, बशर्ते भाव 5250 के ऊपर सस्टेन करते हैं, और इसमें भाव मुझे 6000 6500 तक दिखते हैं इस साल की बात करें तो ये आउटलुक है ग्वार को लेकर। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया। कम्युनिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।